नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। कोरोना के बाद ऐसा लग रहा है कि बीमारियों की बिल्कुल बढ़त सी बन गई है और ये बीमारियां विभिन्न रूपों में हमारे सामने आ रही हैं। चाहे हार्ट का मामला ले लें और चाहे विभिन्न प्रकार के वायरल का मामला ले लें। इन दिनों H3N2 वायरल, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं इन्फ्लुएंजा, का प्रकोप तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसकी चपेट में कई जिले आ चुके हैं, कई राज्य आ चुके हैं। पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक समेत कई राज्यों में 6 लोगों के मौत की खबर भी आ चुकी है। अपना कानपुर इससे अछूता नहीं है। कानपुर में भी तेजी के साथ मरीज हैलट अस्पताल में आ रहे हैं। ये तो सरकारी व्यवस्था है, लेकिन निजी अस्पतालों में निजी डॉक्टरों के पास भी तेजी के साथ मरीज पहुंच रहे हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो इन्फ्लुएंजा है, इसके लक्षण लगभग कोरोना जैसे हैं। दोनों में डिफरेंस करने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं डॉक्टरों के सामने, और कहते हैं बिना जांच के कुछ नहीं हो सकता, और जांच भी बड़ी जटिल है इसकी, और इसका प्रभाव बच्चों पर और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। खास तौर से उन लोगों पर असर ज्यादा है जो किसी न किसी बीमारी से त्रस्त है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में ये जानने का प्रयास करेंगे ये जो इन्फ्लुएंजा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए का, और इन्फ्लुएंजा A, B, C, D इतने प्रकार का होता है। और कैसे बचाव करें, जनमानस में यह चिंता का विषय बढ़ता जा रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सामने है, हमारे साथ में है, हमारे सानिध्य में है, और जिनका मुझे लगातार सानिध्य मिलता भी रहता है, डॉक्टर वीएन त्रिपाठी। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जाने माने एक बाल रोग विशेषज्ञ तो है ही है, लेकिन इस प्रदेश में उन्होंने स्वास्थ्य महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा का भी कार्यभार बड़े खूबसूरती के साथ, नए आयामों के साथ, नए फैसलों के साथ निभाया, और आज भी चिकित्सा में पूरी तरीके से समर्पित है। अभी हाल में अहमदाबाद में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई बाल रोग पर, वहां पर भी आपने जिस तरीके से अपनी आवाज उठाई, वहां की थीम पर चर्चा की, वो भी अपने आप में अनुकरणीय है। एक बार फिर मैं डॉक्टर त्रिपाठी का स्वागत करता हूं। डॉक्टर त्रिपाठी, ये बताइए कि इस समय इन्फ्लुएंजा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये सिर्फ कहते हैं कि जब मौसम बदलता है तो आता है, इसे फ्लू भी कहा जाता है, लेकिन इस बार के इन्फ्लुएंजा में आपको क्या विशेष बात लग रही है? जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और सामयिक प्रश्न किया है। और इस मौसम में, और पिछले 2-3 महीने से, इनफैक्ट अभी नहीं, जैसे ही जनवरी का मध्य आया तो हमने ये देखा कि हमारे छोटे बच्चे, जो खासकर 10 साल से छोटे बच्चे हैं, और जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं 50 साल से ऊपर वाले हैं, इनमें ये देखा गया कि बुखार, तेज बुखार, उल्टी की शिकायत, जुकाम के साथ फिर खांसी की शुरुआत हो जाती थी, और खांसी ऐसी कि समझिए आप क्या बताएं, बड़ी बुरी पब्लिक जो लोग आते हैं डिस्क्राइब करते हैं कि साहब ऐसी खांसी तो जिंदगी में कभी नहीं आई, खांसते रहे जी। और सबसे बड़ा अहम पहलू कि इसमें किसी तरह की दवाई कारगर नहीं। सामान्यतः जो भी फ्लू होता है ये 5 से 7 दिन की बीमारी होती है। बुखार आया,
थोड़ा से 101 102 तक जुकाम हुआ, खांसी हुआ, नाक बही, बदन में दर्द हुआ और 5 से 7 दिन तक स्वतः ठीक हो जाता है। कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ती है, पैरासीटामोल दे दिया अगर तेज बुखार है ये। लेकिन इस बार जो स्थितियां हैं बहुत अलग हैं। इस बार खांसी शुरुआत में बहुत तेज बुखार आएगा जो कि सामान्य फ्लू में नहीं होता। तेज बुखार आएगा, उल्टियां खासकर यंग चिल्ड्रन में वॉमिटिंग से शुरू होता है। तेज बुखार के साथ उल्टियां, जुकाम और खांसी शुरू होती है। और खांसी के साथ साथ ये खांसी बढ़ती जाती है और कई कई केसेस में तो 3 से 4 सप्ताह लग जाते हैं। और पेरेंट्स या जो उनके केयर टेकर हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी विचित्र खांसी जिसमें कि व्यक्ति बात भी नहीं कर पा रहा खांसते खांसते, इतनी तेज खांसी है। तो ये एक इस बार का जो ये H3N2 है, अब तो वायरोलॉजिकल डायग्नोसिस हो गई है पूरे देश भर में, पर्टिकुलरली अपने जो उत्तरी भारत में है। सब कई प्रदेशों में इस तरह आ रहे हैं। ये बच्चों में और वरिष्ठ लोगों में ज़्यादा परेशान कर रहा है। और ये एक इन्फ्लुएंजा जो वायरस है सब लोग जानते हैं, ये बिल्कुल समझे 50 साल से इसके बारे में जानकारी है हम लोगों को। और उसका ये म्यूटेंट है, सब टाइप है, बहुरूपिया वायरस है। तो इन्फ्लुएंजा टाइप ए का बहुरूपिया वायरस है और इसका नामकरण किया गया है H3N2 वायरस। जी डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसका कारण क्या है जो ये विलक्षण वायरल आ गया है जिसका आपने H3N2 नाम भी दे दिया है। आप मेरा ये सवाल ये कि ये ऐसा हो क्यों गया, क्या कारण है इसका? जी बिल्कुल, इसका कारण एग्जैक्ट जो है कारण वो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो संभावित कारण है और जो तर्कपूर्ण तरीके से वेरीफाई भी हो रहा है ये है कि वातावरण के तापक्रम में उतार चढ़ाव। ये है कि सुबह शाम सर्दी पड़ती है, ठंड पड़ती है और दोपहर और दिन में गर्म हो जाता है। और जब ये बच्चे या बड़े ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं, माने कि ठंडक से सीधे गर्मी में चले गए, गर्मी से ठंडक में चले गए, तो इनमें दूसरा प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो है, इस पे भी आपको याद होगा कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हमारे कानपुर ही नहीं पूरे उत्तर भारत के तमाम शहरों, इवन दक्षिण भारत के शहर, उनमें ये खतरनाक लेवल पे है। और औसतन ये 200 से 300 पे बराबर चल रही है। तो तापक्रम में, वातावरण के तापक्रम में उतार चढ़ाव, इसके बाद प्रदूषण, और तीसरा एक आता है कि वायरस ने अपना रूप बदल दिया, वायरस में म्यूटेशन हो गया है। जो इन्फ्लुएंजा वायरस पहले 3 से 5 दिन, अधिकतम 7 दिन तक रहता था, वो 3-3, 4-4 हफ्ते चल रहा है। तो ये 3 कारण अहम है। और चौथा है इम्यूनिटी। छोटे बच्चों में चूंकि इम्यूनिटी नहीं होती है वायरस के प्रति, कमजोर होती है, कुपोषित बच्चों में और होती है। इसके अलावा जो वरिष्ठ लोग होते हैं, हमारे सीनियर लोग हैं, जिन्हें क्या कहें हम, वृद्ध तो नहीं कहेंगे, सीनियर कहिए, और जो किसी रोग से ग्रसित हैं, जैसे हृदय रोग है, जैसे कि उनको श्वास अस्थमा की बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज है, जैसे कि उनको और कोई क्रॉनिक गुर्दे की बीमारी किडनी की है, या छोटे बच्चे 5 साल से छोटे, इनमें इम्यूनिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है, कम होती है। ऐसे लोगों को ये H3N2 शिकार ज्यादा तेजी से ज्यादा दिनों तक बनाता है। और परेशानी और कॉम्प्लिकेशन, जो 2 या 3% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है या कभी कभी आईसीयू में भर्ती की जरूरत पड़ती है, चाहे वो छोटे बच्चों का आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू या बड़ों वालों। तो ऐसा ये H3N2 जो है ये बहुरूपिया रूप बदल के और सब टाइप जो इन्फ्लुएंजा का है वो सबकी कारगुजारी है और वही एक परेशानी का कारण है। ICMR ने कई सेंटर पे इसकी स्टडी करी, अंत में पाया ये H3N2 वायरस है जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस का सब टाइप है। और इसमें कोई भी दवा, कोई एंटीबायोटिक, कोई दवा, इवन खांसी के तरह तरह के ब्रोंकोडायलेटर आए हैं, वो भी कारगर नहीं है। जी भाई साहब ये बताइए, आपने भी देखा होगा एक लंबे समय से, कई दशक से तो आप देख ही रहे हैं कि मौसम बदलता है, उतार चढ़ाव आता है तापमान में, और ये फ्लू होता है, वायरल होता है, आपके पास तो बहुत मरीज आते रहे आपने देखा। लेकिन इस बार क्या आपको नया एड
पॉल्यूशन को आप ऐड करेंगे कि पॉल्यूशन इसका कारण बन रहा, क्योंकि मौसम का तो उतार चढ़ाव है, या फिर अब जो एक ये भी बात आ रही थी कि जो मार्च में गर्मी पड़ती थी वो फरवरी में गर्मी पड़ने लगी, एक जलवायु का भी एक असर दिखाई दे रहा है, या इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि जो लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो गई है उन पर इफेक्ट कर रहा है, तो ये क्या कारण आप मानते हैं? पिछले वर्षों में जो हो रहा था, आपकी जो हो रहा, उसमें क्या ऐसा ऐड हो गया कि जो नया वायरल पैदा हो गया? जी, जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि जब हमारा कोरोना वायरस था, कोरोना का आतंक लगभग खत्म हो गया है, और समझिए लगभग ये कोविड का जो वेरिएंट आते रहे 2-3 साल में, उनकी बढ़ोतरी भी हुई, उतार चढ़ाव हुआ, उससे हम करीब करीब मुक्ति पा गए हैं। अब ये जो सबटाइप्स डेवलप हो रहे हैं, ये इन्फ्लुएंजा के वेरिएंट डेवलप हो रहे हैं, और भी वायरल तरह तरह के हैं, उसका कारण यही है कि जो अंतर हमारे सार्वभौमिक रूप से जो जलवायु परिवर्तन है, दुनिया के कई देशों में बर्फ जमी हुई है, बर्फीला हो रहा है, कहीं पानी बरस रहा है, और मैं अपने ही देश में अगर बताऊं, पिछले 3-4-5 दिन से गोवा का बुरा हाल है। गोवा में लू चल रही है, और वहां पे जो गर्मी जो फील होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय मानकों में भी ये हो गया कि बाहर का टेम्परेचर 34 है, लेकिन फीलिंग है 45 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो ये एक विचित्र स्थिति है, और ये वायरस के वेरिएंट के लिए, वायरस के पैदा होने में, वायरस की बढ़ोतरी में, वायरस के मल्टीप्लिकेशन में, और वायरस के म्यूटेशन के लिए सर्वथा उपयुक्त जलवायु है, उपयुक्त वातावरण है। और प्लस वो जो फैक्टर हमने आपको बताए थे, एज का, यंग चिल्ड्रन या सीनियर लोग या गर्भवती माताएं या जिनको कोई अन्य बीमारी है क्रॉनिक, वो, और या जो कोई इम्यूनिटी इनकी किसी कारण से कम हो गई हो। और ये भी देखा गया है कि बड़े लोगों में जिनको कोविड का अटैक हो चुका है, उनमें भी ये 3N2 अटैक कर रहा है, और वो भी ये जटिलताएं बढ़ रही हैं, और वो उनका सिम्टम्स और उनकी तकलीफ ज्यादा दिन तक खिंच रही है। क्या इसको कोरोना से लिंक किया जा सकता है? जैसा कि एक चर्चा है कि कोरोना के बाद हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, कोरोना के बाद दमा की प्रॉब्लम बढ़ गई है, कोरोना के बाद विभिन्न प्रकार के वायरस, क्या कोरोना से इसको लिंक किया जा सकता है? उसका भी कोई असर दिखाई दे रहा है अब? डॉक्टर साहब, संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, तो हम जब तक हमें प्रमाणिक कोई हमारी ICMR की स्टडी से ये प्रूव नहीं हो जाता है कि उसकी वजह से इम्यूनोसप्रेशन या इम्यूनिटी में परिवर्तन हुआ है। जरूरी नहीं कि इम्यूनिटी कम हुई हो, इम्यूनिटी में 2-3 तरह की इम्यूनिटी होती है, जैसे T सेल की इम्यूनिटी, सेलुलर, फिर आती ह्यूमोरल। तो किस तरह की इम्यूनिटी में कुछ मॉड्यूलेशन हुआ है या परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण से ऐसा वायरस जो साधारणतः 3 से 5 दिन तक रहता था, इन्फ्लुएंजा, जिसको हम वायरल करके टाल दिया करते थे, ठीक है भाई घर में रखो, घर में घरेलू चीज गरम सब खिलाओ, बाहर ना निकालो, बहुत तेज बुखार है तो पैरासिटामॉल ले लो, ये 5-7 दिन में ठीक हो जाएगा मैक्सिमम। लेकिन अब क्या आ गया है कि किसी को भर्ती हो, अभी तो मैं बताऊं डॉक्टर साहब, अभी कर्नाटका और गुजरात में अभी कल ही की खबर है कि कुछ वहां से मृत्यु भी हुई है, डायरेक्ट वायरोलॉजिकल डायग्नोसिस हुई कि H3N2 जो RT-PCR थे, जो हमारा DNA और उसकी टेक्नोलॉजी होती है, उससे हमने कंफर्म किया, और ये कंफर्म करने के बाद उनको निमोनिया हुआ, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ, ICU में एडमिट हुए, और अफसोस की बात है उनकी मृत्यु भी हो गई। तो अब ये मृत्यु क्या स्पष्ट कारण भी H3N2 में आ गया है, वायरोलॉजिकल डायग्नोसिस हुई है, ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है, लेकिन इसमें पैनिक या डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बात आपने बिल्कुल सही की, और आपने भी कहा कि इन्फ्लुएंजा था, वैसे दवा दे दी और 5-7 दिन में, अब तो मृत्यु तक होने लग रही है। तो जो मृत्यु हो रही है, हालांकि आपने बताया कि निमोनिया हो जाता है इसका, तो ये इसका विकराल रूप क्यों बन रहा है? क्या ये विभिन्न रोग पैदा कर देता है, या जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे जिनकी इम्यूनिटी जैसा कि कमजोर है, उन पर ये अटैक कर रहा है? ये किन परिस्थितियों में अटैक करता है? वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? जी
डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही कहा कि सामान्यतः जो नॉर्मल फ्लू होता है 3 से 5 दिन, मैक्सिमम 7 दिन, और वो फ्लू था, वो इस तरह से गंभीर या क्रिटिकल केयर में पेशेंट नहीं जाता था। इस बार क्या हुआ है, जो H3N2 डायग्नोस हुए हैं, क्योंकि हमारे देश में करीब 3 दर्जन ऐसी इंटरनेशनल लेवल की वायरोलॉजिकल लैब हैं। अपने उत्तर प्रदेश में पास में जो लखनऊ में है, CPGI में है, KG में है, गोरखपुर में है, BHU में है, इसके बाद नोएडा में है। तो वायरोलॉजिकल डायग्नोसिस, और सरकार का ये प्रयास है कि हमें वायरल इन्फेक्शन है तो उसकी हम डायग्नोसिस करें। तो अब ये प्रूव हो गया है। अब ये है कि जैसा कि आपने खुद कहा है कि इम्यूनिटी उनकी में परिवर्तन हुआ है, और ऐसे लोग या तो छोटे बच्चे हैं या बहुत सीनियर लोग हैं या कोमॉर्बिड यानी कि अन्य क्रॉनिक बीमारियों से ग्रसित है, जैसे हृदय रोग, किडनी के रोग, लंग्स के और पुराने रोग, एस्थमा, COPD या किसी कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है। ऐसे लोगों में जो H3N2 है ये ज्यादा खतरनाक हो जा रहा है, और उनमें ज्यादा देर तक ये जो सिम्टम लक्षण रहते हैं, और कुछ केसेस मैंने बताया 2 से 3% में निमोनिया या सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं उसको हम लोग, या ARDS कहते हैं, वो हो जाता है। उसमें हमें ICU में एडमिशन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, और अगर जरूरत पड़ती तो हमें वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ रहा है, जिससे कि उनकी श्वास न फेल हो जाए। जी नहीं साहब, एक बात ये भी है कि कहते हैं ये जो इन्फ्लुएंजा है H3N2 और जो कोरोना है, उनके दोनों के लक्षण इतने मिलते जुलते हैं। उसमें भी थकान, उसमें भी सांस की प्रॉब्लम, उसमें भी खांसी, उसमें भी ना चलना, उसमें भी तेज बुखार, उसमें तेज, कि सामान्यतः डॉक्टर परेशान इस बात पे हो जाते हैं कि इसको कोरोना के रूप में देखें या इन्फ्लुएंजा के रूप में देखें। आपकी क्या सलाह है उन सब डॉक्टरों को? देखिए, अब तो डॉक्टर साहब हमने उसकी जांच भी कर ली। हमारे पास जो आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वायरोलॉजिकल लैब्स हैं, और माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमारे पास वायरोलॉजिकल लैब हैं, और हम अब सैंपल भी भिजवा रहे हैं। कानपुर में हमारे GSPM मेडिकल कॉलेज में से सैंपल भेजने की व्यवस्था है, भेजे जा रहे हैं जो भी संदिग्ध इस तरह केस हैं। तो ये प्रिडोमिनेटली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाला H3N2 है, यानी श्वसन तंत्र को ये इन्फेक्शन करता है। पहले अपर का करता है ज्यादातर केसेस में, और जिनमें इम्यूनिटी कम है या वो हमारे कोमॉर्बिड हैं और बीमारियों से ग्रसित, तो उनमें ये नीचे जो लोअर रेस्पिरेटरी है, जो नीचे का हिस्सा श्वसन तंत्र का, फेफड़े और छोटी छोटी नलियां जो नीचे आती हैं, उनको अफेक्ट करता है, और उसके कारण से हमें रेस्पिरेटरी फेलियर का खतरा हो जाता है। और कभी कभी बताया 1 to 2% में ये खतरनाक हो सकता है, और दुर्भाग्यवश अगर ठीक से सपोर्ट ना मिला, ICU केयर ना मिली, तो इनकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन ये यदा कदा ही है, सामान्यतः ये तकलीफ देह है, इसमें दवाइयों का कम हुआ है, इसके सिम्टम और फैले हुए हैं, जैसे कि वॉमिटिंग अलग से है, लूज मोशंस हो रहे हैं, बॉडी में दर्द है, जॉइंट में पेन है, और ये प्रोलॉन्ग कर रहा है। तो ये कोरोना तो नहीं है, क्योंकि हम उसके साथ साथ में कोविड की भी जांच करा रहे हैं, RT-PCR करा रहे हैं, नेजल स्वैब ले रहे हैं, नेजोफेरेंजियल स्वैब ले रहे हैं, जो भी सस्पेक्टेड हैं। और हमारे मेडिकल कॉलेज में, GSPM मेडिकल कॉलेज में पूरी इसकी व्यवस्था है। लेकिन H3N2 के लिए भी हमने लखनऊ भेजा गया है, मुझे बताया गया है, क्योंकि मैं GSPM मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ हूं, तो कह सकता हूं। और इसके अलावा रामा मेडिकल कॉलेज मदना में जो है, वहां भी हमारे इसका जो सैंपल कलेक्शन की सुविधा है, और जो भी सस्पेक्टेड केसेस हैं उनको भी हम लखनऊ में SGPGI या KGMU में भेज रहे हैं, और जिसमें पॉजिटिव आएगा उसमें हम एहतियात बरतेंगे, और तभी हम इसको रिपोर्ट करें। हमारे CMO भी इस बारे में बिल्कुल अलर्ट हैं कानपुर के, और वो भी हमारे मेडिकल कॉलेज से मिलके, प्राइवेट लोगों से, अस्पतालों से मिलके जनता के लिए जो भी हो सकता है वो किया जा रहा है। मतलब आपके हिसाब से इसकी जांच की जा रही है, और नंबर 1 कोरोना को तो लगभग नकार देना चाहिए, और H3N2 को स्वीकार करना चाहिए कि डॉक्टरों में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी डॉक्टर साहब आपसे एक जानकारी आपसे लेनी है। कहते हैं इसकी टेस्टिंग बड़ी महंगी होती है, 6,000 रुपए लगते हैं इस टेस्टिंग में। मुझे नहीं जानकारी, लेकिन मेरी जो जानकारी में आया वो मैं बता रहा हूँ। तो सामान्य जन
के लिए तो बस में बात है, बल्कि निजी में चले जाए तो और ज्यादा महंगा हो जाता है। क्या ये सही है? डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज में सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था है वो बिल्कुल निःशुल्क है जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में। इसके अलावा सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, काशीराम हॉस्पिटल, यूएचएम हॉस्पिटल में और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी है। हाँ, आरटी-पीसीआर S3N2 के लिए अभी कानपुर में वायरोलॉजिकल जो लैब डेवलप की जा रही है और निकट भविष्य में यहाँ भी हो जाएगी। तब तक हम इसको लखनऊ सैंपल भेज रहे हैं कोल्ड चेन मेंटेन करके, जैसे कि नेजल स्वैब और ओरोफेरिंजियल स्वैब कोविड की तरह सैंपल ले रहे हैं और इसको कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए लखनऊ में भेज रहे हैं। जब तक कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं हो जाएगी तब हम सस्पेक्टेड H3N2 रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की तरह अपने रोगियों को ट्रीट कर रहे हैं। बस एक जरूर कह दें कि जो सावधानियां हमने कोविड में बरती, क्या कि जैसे ही वह बुखार के साथ सर्दी जुकाम खांसी होता है, कृपया मास्क पहन लें, अपने को घर में केंद्रित कर लें आइसोलेट करके, और घर में जो हमारे वरिष्ठ और बच्चे हैं उनसे दूर रहें और अपने को नॉर्मल खाना पीना सब खाते रहें। और अगर सांस लेने में तकलीफ है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है या और कोई लक्षण है बच्चे में या बड़े में, तो तुरंत अपने परिवार के डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर से संपर्क करें या सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज उछला या प्राइवेट अस्पताल में संपर्क करें। खुद डॉक्टर ना बने, एंटीबायोटिक तो भूल के भी ना लें, उससे नुकसान हो जाएगा, फायदा बिल्कुल नहीं होगा। जी जी, तो डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि इसकी जांच होगी, जांच के बाद जो है रिपोर्ट आने पर उसी के अनुसार जो है, लेकिन इसकी जांच रिपोर्ट जब लखनऊ जाती है तो कई दिन लग जाते होंगे। जी बिल्कुल, आपने जब तक हमारे मेडिकल कॉलेज जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजिकल लैब में इस जांच की, वायरोलॉजिकल स्टडी की, आरटी-पीसीआर की सुविधा नहीं हो जाती, बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी मुझे बताया गया है कि ये बिल्कुल विद इन कपल ऑफ डे, 2-3 दिन में यहाँ भी सुविधा मंडे से शुरू हो जाएगी। तब तक ये हमारी वो है, क्या कह सकते हैं, मेडिकल कॉलेज की एक मजबूरी है कि हम लखनऊ पास में भेजते हैं और ये कुरियर द्वारा एक बंदा ले जाता है और 3 से 4 दिन इसमें लगते हैं और उसके बाद डायग्नोसिस होती है। तो तब तक तो मेरे ख्याल से इनको हम सस्पेक्टेड H3N2 की तरह ट्रीट करें, मास्क पहने, आइसोलेट करें और खुद डॉक्टर ना बने, अपने फैमिली डॉक्टर से राय लें। और अगर बच्चा या बड़ा तेज बुखार के साथ बेहोशी आती है, डिहाइड्रेशन होता है, सांस लेने में और तकलीफ होती है, पसली चलने लगती छोटे बच्चों की, या सैचुरेशन डाउन होता है 90 से कम, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सरकारी या प्राइवेट, सरकारी अस्पताल में पूरी व्यवस्था है, सब अलर्ट है। क्या आप डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो इन्फ्लुएंजा है सबसे ज्यादा बच्चों पर अटैक कर रहा है या बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा अटैक कर रहा है या उन लोगों पर अटैक कर रहा है जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट हो, चाहे डायबिटिक हो या ब्लड प्रेशर की कोई भी बीमारी हो, कैंसर है, वो ये उन पर अटैक कर रहा है? जी बिल्कुल। इधर मैं अपने जो स्वयं का जो हमने बच्चे देखे हैं कि पिछले 3 महीने के अंदर छोटे बच्चे, यानी 5 साल से छोटे बच्चे, और सबसे छोटा बच्चा डॉक्टर साहब मैं बताऊं 1 महीने का मात्र, वो किसी गांव से आया था, मुझे याद है, और सीवियर निमोनिया, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में ब्रोंकोलाइटिस या ब्रोंको, और लक्षण बता दूं आपको, बुखार के साथ जुकाम, सर्दी, और इसके बाद घुरघुराहट सीने में, पसली चलने लगती है, हांफने लगता बच्चा, दूध पानी छोड़ देता है। अगर ये लक्षण हैं, कृपया एक बार और हमारे दर्शक इसको सुन लें कि अगर कोई शिशु या बच्चा, उसको बुखार के साथ खांसी, उसकी सांस चल रही है, पसलियां चल रही हैं, सांस की रफ्तार तेज है, वो दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ी थोड़ी पी करके फिर उल्टी कर रहा है और वो सुस्त हो रहा है, इसका मतलब है इस शिशु या बच्चे को निमोनिया हो गया है। इसको तुरंत पास के हॉस्पिटल में ले जाएं और अपना इलाज कराएं। छोटे बच्चों में खासकर ये जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं, 6 महीना छोटे बच्चे हैं, इसमें जो ये H3N2 इन्फेक्शन हो सकता है। और
इस इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया हो सकती है और निमोनिया की वजह से ये लक्षण हो सकते हैं और अगर समुचित इलाज तुरंत ना मिला तो बच्चों की जान भी जा सकती है। और करीब 1 दर्जन इस तरह के बच्चे और शिशु हम पिछले 1-1.5 महीने में इनको देख चुके हैं, इलाज कर चुके हैं और करीब आधा दर्जन बच्चों को हमें हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर में एडमिट करना पड़ा है। खुशी की बात है कि सभी के सभी बच्चे इलाज के बाद ऑक्सीजन लगी, एंटीबायोटिक जो भी और इसका अंतरराष्ट्रीय नियमों का इलाज है वो हम लोगों ने दिया और वो बच्चे ठीक हो गए, आज तक ठीक है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे सामान्यतः लोगों को बुखार आ जाता है ये तो लोग अपने घर में ही पैरासीटामोल दे, ये किस स्थिति तक परिवार में लोग करें और कौन सी स्थिति विषम आपके सामने होनी चाहिए हमारे सामने जिसमें हम डॉक्टर साहब के शरण में चले जाएं? डॉक्टर साहब ये बड़ी विडंबना है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम अपने परिवार में कोई बीमार होता है खासकर बच्चे तो खुद डॉक्टर बन जाते हैं। हाँ, या तो वो मेडिकल स्टोर पे जाके केमिस्ट से मेडिकल स्टोर से पूछ लेते हैं कि भाई बुखार आ रहा, खांसी रहा, कोई दवा दे दीजिए और कोई एंटीबायोटिक भी दे दीजिए जो चल रहा हो। तो ये बहुत ही क्या कहें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कृपया जेएमडी के अपने सुधी दर्शकों से मेरा अपील है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि मेडिकल स्टोर से पूछकर कोई एंटीबायोटिक दवाएं इत्यादि ना लें। अधिक से अधिक अगर तेज बुखार है 101, 102 तो उसको पैरासीटामोल सिरप या टैबलेट दे सकते हैं और तुरंत अपने डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से, पास के अस्पताल सरकारी या प्राइवेट से संपर्क करें। खुद डॉक्टर ना बने और एंटीबायोटिक तो भूल कर न दें, इससे फायदा होने की जगह नुकसान की संभावना ज्यादा है। तो कृपा करके खुद डॉक्टर ना बने, एंटीबायोटिक ना दें और अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। अगर बच्चे की तेज सांस चले, पसली चले, हाफना चले, बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाए, सुस्त हो जाए, नीला पड़ जाए तो तुरंत पास के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाएं, उसका इलाज करें, खुद डॉक्टर न बने। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि सामान्यतः 4 लक्षण होते हैं जैसे इस इन्फ्लुएंजा में H3N2 में। एक तो ये होता है कि नाक बहना खूब तेज साथ में, नंबर 2 तेज बुखार, नंबर 3 खांसी भयंकर और चौथा ये माना जाता कि छाती में रक्तस्राव टाइप का गुरगुरने जैसे भी आप बता रहे थे। ये 4 लक्षण मुख्य रूप से बताए गए हैं। आपके हिसाब से इनमें क्या इजाफा होना है और क्या चीज छूट गई? डॉक्टर साहब ये सामान्य फ्लू की तरह शुरुआत होती है, लेकिन इस बार जो हमने देखा है 3N2 संभावित सस्पेक्टेड, उसमें क्या है कि उल्टियां, वॉमिटिंग बच्चों में तो 99% केसेस में तेज बुखार के साथ जुकाम, नाक का बहना, खांसी और उल्टियां होती हैं। और ये उल्टियां भी सामान्य दवाओं से, उल्टी की दवाओं से नहीं ठीक होती है। ज्यादातर केसेस में हमें इंजेक्टेबल देना पड़ता है क्योंकि वो वॉमिटिंग की जो दवाइयां आती हैं वही टॉलरेट नहीं करते। दूसरा, एकदम से वो सुस्त पड़ जाते हैं, जबकि सामान्यतः इन्फ्लुएंजा में बच्चा बुखार उतर गया तो एक्टिव रहता था। तीसरा, खांसी बहुत तेज, खांसी बहुत जोर से और खांसी में कोई दवाई काम नहीं कर रही। इसके अलावा लूज मोशंस भी हमने देखा। शुरुआत में वॉमिटिंग, उल्टियां आना, बुखार, जुकाम, खांसी और लूज मोशंस का भी है। यानी कि वायरस H3N2 जो वायरस है इन्फ्लुएंजा वाला जो वेरिएंट है, ये पूरे शरीर में पहुंच के अपना असर दिखाता है। हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, गर्दन में कुछ बच्चों को अकड़न भी हमें मिली। तो ये तरह के लक्षण हैं जो सामान्य इन्फ्लुएंजा जो होता था उनमें ये नहीं होते थे। तो अगर आपके बच्चे को, शिशु को या हमारे सीनियर जो वरिष्ठ लोग हैं उनको ऐसा है तो कृपया करके अपने डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से संपर्क करें, उनको मास्क पहना दें, आइसोलेट कर दें और उन पर नजर रखें। उनका पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन नापते रहे जैसे कोविड में नापते थे। और अगर
फिर मैं एक बार अपने सुधी दर्शकों को याद दिला दूं, बच्चों में, खासकर छोटे बच्चों में, अगर बच्चा दूध नहीं ठीक से पी पा रहा, उसकी सांस तेज चल रही है, उसका बुखार 104 105 से ज्यादा है, वो खांसते खांसते बेदम हो रहा है, नीला पड़ रहा है, या उसकी यूरिन या पेशाब की मात्रा बहुत कम हो गई है, तो कृपा करके तुरंत पास के हॉस्पिटल में ले जाएं, बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं, वहां पे इमरजेंसी केयर देनी पड़ सकती है, खुद डॉक्टर ना बने। ठीक बात। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं इन्फ्लुएंजा के सब टाइप का, जो इस समय आम जन को परेशान किए हुए हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, ये बताइए, क्या ये जो फ्लू है या इन्फ्लुएंजा का सब टाइप है, इसी का कोई वैक्सीन भी है क्या? डॉक्टर साहब, अभी S3N2 का तो वैक्सीन नहीं है जी, लेकिन हमारे पास इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है। और वो टेट्रा फ्लू, यानी कि 3 तरह के इन्फ्लुएंजा, जो 4 तरह के हैं, 4 तरीके जो सब टाइप, उनका वैक्सीन ऑलरेडी है, और बहुत अच्छी इम्यूनिटी वाला, जिनका कि सफल ट्रायल हुआ है। और आपको खुशखबरी बता दूं, कानपुर में भी मैं उस ट्रायल का हिस्सा रहा हूं, चीफ इन्वेस्टिगेशन रहा हूं इस अपने कानपुर में ही एक हॉस्पिटल में। तो मैं ये कह सकता हूं, और सभी दर्शकों को, और खासकर जो यंग बच्चे हैं, 5 साल 6 साल से छोटे, या वरिष्ठ लोग 50 साल से ऊपर के, या जिनको कोई क्रॉनिक बीमारी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई क्रॉनिक बीमारी है, वो कोई भी एज के हैं, जिनको एस्थमा है, COPD है, हाइपरटेंशन है, किडनी की बीमारी है, लिवर की है, हार्ट की है, और 5-6 साल से छोटे बच्चे और शिशु और वरिष्ठ लोग, इनको इन्फ्लुएंजा का टीका हर साल लगवाना चाहिए। इससे इन्फ्लुएंजा की जो बीमारी है वो खतरनाक नहीं होगी, और हल्का फुल्का इन्फ्लुएंजा होगा, उसका इन्फ्लुएंजा निमोनिया का खतरा टल जाएगा। एक तो वैक्सीन हुआ जी। दूसरा आता है, हम साथ में और भी वैक्सीन जो है हमारी, जैसे कि न्यूमोकोकल वैक्सीन है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है हीमोफिलस की, जो हमारे 6-in-1 है, और सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त लगाई जा रही। डॉक्टर साहब, वो 6-in-1 होती है, यानी कि 6 टीके हैं, उनको जरूर लगवाएं। ऐसे बच्चे या शिशु जिनको टीके नहीं लगे हैं, उनको S3N2 का विभीषिका उसकी बढ़ सकती है, उससे निमोनिया खतरा बहुत ज्यादा है। लेकिन इसमें वो बच्चों को टीका जो लगवाया जाता है, उसमें फ्लू का टीका नहीं होता क्या? जी, तो अब हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक तो रूटीन वाली वैक्सीन है, जो भारत सरकार द्वारा सब बच्चों को, जो हमारे बच्चों को, जो NHM है, नेशनल हेल्थ मिशन है, अर्बन रूरल में, वो फ्री लगाई जा रही हैं। छोटे छोटे अस्पताल सरकारी, बड़े बड़े गांव में तो आशा ANM हमारी घर घर जाके वो जरूर लगवाएं। खसरे का टीका जरूर लगवाएं। आप कह सकते हैं डॉक्टर साहब, ये खसरे से क्या बचाओ? यस, अगर खसरा होता है किसी बच्चे को, तो उसको वायरल निमोनिया, H3N2 इन्फ्लुएंजा निमोनिया होने का खतरा जाता है। क्यों? कि जब मीजल्स होता है किसी बच्चे को, तो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और हमने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर इम्यूनिटी कम हो गई, तो यही सिंपल इन्फ्लुएंजा, यही H3N2 खतरनाक रूप में हो सकता है, और निमोनिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर सकता है। ठीक, तो वैक्सीन जो भी उपलब्ध है, खास तौर से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन टेट्रा फ्लू के नाम से आता है, इन्फ्लूवैक के नाम से आता है, अपने डॉक्टर से बात करें, अपने पीडियाट्रिशियन से बात करें, इसको लगवा लें। दूसरा जो आहार है, जैसे माँ का दूध है, जन्म के 1 घंटे के अंदर से माँ का दूध देना शुरू कर दें। ऊपर का गाय भैंस, डिब्बा, बोतल, कोई दूध ना दें। इसका क्या है? माँ के दूध में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, एंटीबॉडीज होती हैं। हम तो कहें कि एक तरह का टीका है माँ का दूध। इसको जरूर माँ का दूध दें। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, और 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ साथ घरेलू, घर का बना हुआ खाना, फेरेस सेरेलैक नहीं, घर का बना ताजा साफ सफाई से खाना दें, और माँ का दूध 2 बार तक जरूर दें। तीसरा आता है कि पूरक आहार,
पूरक आहार क्या है? घर में जैसे सत्तू है, केला है, आलू है, खीर है, हलवा है, इस तरह की चीजें जो घर में उपलब्ध हैं, ये बच्चे को दें मां के दूध के साथ। 6 महीने से शुरू कर दें और 2 बरस तक दें। इसके अलावा 1 साल के बच्चे के बाद उसको ड्राई फ्रूट भी दे सकते हैं, जिसको कॉमन लैंग्वेज में मेवा कहते हैं डॉक्टर साहब। तो ड्राई फ्रूट को पीस करके किसी तरह से उसको दें। इसके अलावा बड़े बच्चों में आप दालचीनी है, अदरक है, शहद है, काली मिर्च है, इसके अलावा जो हमारे किचन में चीजें होती हैं, डॉक्टर साहब बड़े लोग काढ़ा बना के पी सकते हैं, चाय में पी सकते हैं, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और इसके बाद आता है कि अगर कोई कुपोषित है तो उसको कुपोषण दूर करें, उसको प्रोटीन ज्यादा दें। पनीर है, दालें हैं, सोयाबीन है, छेना है, मूंगफली के दाने हैं, चना है, इत्यादि दें। प्रोटीन से इम्यूनिटी बढ़ती है। और अगर इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर को दिखाएं। इसके लिए हमने एक जो आपको बताया, गोविंद याद रखें। एक गोविंद है जो मैं अक्सर जब भी वार्ता होती अपने सुधी दर्शकों को बता दे, गोविंद, GOBIND। इसको याद करने निमोनिक है, आपको सरलता होगी। जी माने होता ग्रोथ, ग्रोथ मॉनिटरिंग। समय समय पर डॉक्टर के यहाँ जाएं, उसका वजन करवाते रहें, उसकी लंबाई नपवाते रहें और देखें कि मेरे बच्चे का वजन और लंबाई जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके अनुरूप है कि नहीं। हर बच्चे को एक ग्रोथ कार्ड मिला हुआ है, सरकारी प्राइवेट में, उसके अनुसार उसकी प्लॉटिंग। तो जन्म से लेकर के आप पहले 100 ये आपका 5 साल तक बच्चे का वजन और लंबाई नपवाते रहें। दूसरा, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, डायरिया, H3N2 में भी डायरिया हो सकता, वोमिटिंग हो सकता है, तो ORS का घर में रखे, कई नामों से आता, उसको पिलाते रहें जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। इसके बाद आता बी, गोविंद में GOB फॉर बॉम्बे वाला। बी माने ब्रेस्ट फीडिंग, अभी मैंने बताया, पहले घंटे से शुरू करके 2 बरस तक जरूर दें। फिर आई आता इम्यूनाइजेशन, वो भी हमने बताया आपको, टीकाकरण, सामान्य टीकाकरण और इन्फ्लुएंजा का टीका। इसके बाद BI इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, और N न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पोषण अच्छा रखें, छोटे बच्चों का और बड़ों का भी। और इसके बाद आता है D, गोविंद में D का मतलब दवाओं का उपयोग, ड्रग, जब डॉक्टर कहें, खुद डॉक्टर ना बने। डॉक्टर साहब ने कहा दवाई दो, हम देंगे, केमिस्ट से ना पूछ के दें, खुद डॉक्टर ना बने, एंटीबायोटिक खुद ही ना शुरू कर दें। डॉक्टर साहब पिछले बार आपने दिया था, हमने सोचा फिर दे दे। तो अगर गोविंद याद रखेंगे तो आपका शिशु, आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, H3N2 से ही बचे होगे, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी, ओवरऑल उसमें मृत्यु दर भी कम होगी, मस्तिष्क का विकास अच्छा होगा। जी, तो ये आपने वैक्सीन की बात कही, तो ये तो इन्फ्लुएंजा में काम देगा, लेकिन क्या आप मानते हैं कि स्त्री और N2 के लिए भी किसी वैक्सीन के निजात की जरूरत है अभी? जी दोबारा बोल दीजिए। मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी आपने बताया कि जो वैक्सीन है फ्लू की, इन्फ्लुएंजा, जिसको लगवाएं लोग और वो बहुत ही बेहतर रहता है। मेरा सवाल क्या है कि ये जो आपने भी संकेत दिया कि H3 और N2 के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है, क्या अब इसकी निजात करने की जरूरत है? जी बिल्कुल। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं अपनी सुधी दर्शकों को जो हमारे हैं JMD के, कि पैनिक ना हो, अलर्ट रहें, सावधानी बरतें। सावधानी का जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एक टर्म था, यानी कि कोविड के बाद उस समय हम लोगों ने 5-6 कमांडमेंट की बात करते थे, जैसे कि किसी को भी तेज बुखार के साथ वोमिटिंग और जुकाम, गले में खराश या खांसी है, उसको आइसोलेट कर देते थे। स्कूल जाता, नो स्कूलिंग, ऑफिस जाता, नो ऑफिस, उसको एक कमरे में बिठाल के रेस्ट कराइए, नंबर 1। नंबर 2, वो मास्क का प्रयोग करें। नंबर 3, जो वल्नरेबल ग्रुप है, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, कोमॉर्बिड हैं, इनको भी आइसोलेट, उसके पास जाने ना दें जो इस तरह का फ्लू का संदिग्ध है, और इनको भी कोशिश करें कि ये भी मास्क पहने, अपने हाथ धोते रहें बार बार, कोविड एप्रोप्रिएट। एक कमरे में भीड़ न लगाए, शादी ब्याह बारात भीड़ वाली जगह
त्योहार हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, कृपा करके बचें और लक्षण होने पर अपने डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर से संपर्क करें और अपना उसका दिखाएं, खुद डॉक्टर ना बने। मेरे ख्याल से यही संदेश पर्याप्त होगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए, आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं रोकथाम की, उसमें तो ठीक आप वही सब बातें बता रहे हैं जो कोरोना के समय था कि भाई वो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना रहिए, भीड़ भाड़ में मत जाइए और आइसोलेट कर दीजिए व्यक्ति को, सारी बातें वही हैं। तो क्या आवश्यकता अब ये पड़ गई है कि अब जब भी कोई वायरल हो तो कोरोना के जो अप्रोप्रिएट जो था बिहेवियर उसी को लागू किया जाए और अब इसे परमानेंट कर देना चाहिए कायदे से? जी बिल्कुल, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो खांसी से, जो नाक के सिक्रीशन से, जो छूने से ये फैलता है। तो कोविड जैसे फैलता था, फैलाव का तरीका वही है। एक तो डॉक्टर साहब ये हमारे दर्शक ये बिल्कुल इसको समझ लें, ये उसी तरह का वायरल है और रेस्पिरेटरी वायरल है, यानी स्वतंत्र तंत्र को इन्फेक्शन करने वाला वायरस है और ज्यादातर ये ऊपर रहता है, जैसे कोविड में ऊपर रहता था। कुछ केसेस में ये नीचे चला जाता था निमोनिया। कोविड में तो ज्यादा चांसेस थे जिनमें निमोनिया हो सकता था, लेकिन ये अच्छी बात है कि जो ये H3N2 है ये अभी निमोनिया कम कर रहा है और नीचे नहीं फैल रहा है। और इसके अलावा अपने हाथ धोते रहें, जैसे बताया था, सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क का यूज करें, भीड़ भाड़ वाली जगह न जाएं, एक कमरे में कई लोग न रहें जिससे कि जिसको इन्फेक्शन है तो वो उनसे बचे, और सिम्टम होने पर, तकलीफ होने पर अपने डॉक्टर से संपर्क करें, खुद डॉक्टर ना बने। मैं फिर कई बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, इस बार हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब वो पहले आपका पर्चा रखा था वही दवाई दे दी, एंटीबायोटिक केमिस्ट से पूछ लिया। एंटीबायोटिक का यूज नुकसान कर सकता है, इसका कोई फायदा नहीं है और ये समझ सकते हैं ये एक तरह का नीम हकीमी हो जाएगी। ठीक बात जी। नहीं सब एक राय और दीजिए कि सामान्यतः लोग अब जरा भी गर्मी होने लगती है या मच्छर होने लगते हैं, खूब तेजी के साथ पंखा चलाने लगे हैं, एसी शुरू कर दिया है, क्या आप इसको राय देते हैं इसके बारे में? एक और मैं आपको बता दूं, जो घर में परिवार में गर्भवती महिलाएं होती हैं, ये गर्भवती महिलाओं में भी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, खुद को भी और गर्भस्थ शिशु को। तो अगर घर में किसी को संदिग्ध ऐसा कोई है जिसको लगता है कि इन्फ्लुएंजा अलग प्रकार का है, तो गर्भवती जो महिलाएं हैं, अपनी बहनें हैं, माताएं हैं, इनको बिल्कुल उसके संपर्क में ना आने दें। और इसके अलावा डॉक्टर साहब और क्या आपने प्रश्न भी किया? मैंने सवाल ये किया कि मौसम का उतार चढ़ाव चल रहा है, ऐसे में लोग जानबूझ करके या यूं कहिए कि एक राहत पाने के लिए फुल स्पीड में पंखा चलाने लगे हैं, जो कभी कभी ये मार्च के आखिरी में पंखा चलाने का काम होता था। सामान्यतः एसी मई में जलाने की एक प्रथा थी, कभी नहीं चलाया, ये समय शुरू हो गया। क्या ये आप राय देते हैं कि ऐसा करना चाहिए या कुछ बर्दाश्त करना चाहिए? डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कही, ये बिंदु मेरे मुझसे छूट गया था प्रिवेंशन में। जहां तक हो सके टेम्परेचर का उतार चढ़ाव से कम बचिए, यानी कि एसी तो चलाइए नहीं, पंखे की रफ्तार कम रखिए, खिड़की खोल दीजिए। और एसी तो अभी चलाना ही नहीं है, क्योंकि ये वायरस जो है 3N2 टेम्परेचर के उतार चढ़ाव, शरीर के टेम्परेचर के उतार चढ़ाव से तेजी से फैलता है, इसकी विकरालता बढ़ती है। और जैसे कि धूप में से आए एकदम से एसी में ना आइए, धूप से आए पहले छांव में बैठिए थोड़ी देर, फिर पंखा चलाइए या कूलर की तरफ जाइए या एसी। और यही वो है, खासकर छोटे बच्चों को, इनको अचानक एसी से धूप से एसी में या कूलर से वो उसमें बहुत सावधानी बरतनी है। और हमने जैसा बताया कि जलवायु परिवर्तन, टेम्परेचर परिवर्तन के कारण और फैल रहा है कि आप सुबह शाम ठंड बचाइए बच्चों को। उनको अगर बाहर ले जाना है, अनिवार्य है कोई कारण, तो ठीक से कपड़े पहना के, उनको टोपी लगा के, मोजे पहना के तब ठंड में बाहर निकाले। क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूं डॉक्टर साहब, सुबह शाम ठंड होती है, खासकर ऐसे लोग जैसे हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं या छोटे बच्चे हैं, इसमें ज्यादा सावधानी बरतें। और एसी का प्रयोग बिल्कुल ना करें,
कूलर से भी अवॉइड करें, पंखे की स्पीड धीमे रखें, खिड़कियां खुली रखें, भीड़ भाड़ से बचें, इत्यादि का पालन करें तो इसका खतरा कम होगा। डॉक्टर, आपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि माँ का दूध, पोषक तत्व, और आपने भी बताया कि बच्चों को कैसे हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। क्या आपकी कुछ अलग सलाह उन लोगों के लिए भी है जो बुजुर्ग हैं, नंबर एक, या जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए भी कोई आपकी विशेष सलाह है, या वही है कि आप काढ़ा पीते रहिए, आप भी मास्क लगाइए, आप भी दूर रहिए, इसके अलावा भी कुछ है? जी डॉक्टर साहब, उनके लिए तो विशेष सलाह है। अगर कोई बच्चा, शिशु 1 साल से छोटा है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है वो, या वरिष्ठ हैं यानी कि 60 साल से ऊपर की आयु के हैं, तीसरा ग्रुप आता है गर्भवती महिलाएं, चौथा ग्रुप आता है कि अगर वो किसी क्रॉनिक बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि क्रॉनिक लिवर डिजीज है, किडनी की डिजीज है, क्रॉनिक एस्थमा है, श्वास की बीमारी है, सीओपीडी है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, या और कोई कैंसर जैसी बीमारी अनफॉर्चुनेट है, ऐसे लोगों के लिए विशेष सावधानी बरतें। उन्हें अपना टेम्परेचर परिवर्तन, उनका अपना पोषण, उनका टीकाकरण, उनका अगर जुकाम खांसी से पीड़ित घर में कोई व्यक्ति है उससे दूर रहना, और लक्षण होने पर अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि खतरा उनको ज्यादा है, सामान्य व्यक्ति को खतरा नहीं है। और अंत में यह है कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी H3N2 भी, जब कोविड नहीं रहा तो H3N2 भी धीरे धीरे जैसे गर्मी पड़ेगी लपट चलने लगेगी, मेरे ख्याल से मार्च के एंड या अप्रैल से, तो स्वतः इसकी विभीषिका कम हो जाएगी। ये टेम्परेचर जो है कि सुबह शाम ज्यादा, दिन में गर्म, इससे इसको बढ़ोतरी मिल रही है। संभवतः ये मार्च के एंड या अप्रैल के शुरुआत में काफी कम हो जाएगा और आप लोग स्वस्थ जिंदगी व्यतीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से और एक उम्मीद भी जगा दी कि ये जो H3N2 है, आप धैर्य रखिए, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने दीजिए, ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि बुखार है ही है, खांसी आ ही रही है, नाक आपकी चल ही रही है, छाती में प्रॉब्लम है, लेकिन इसके साथ में अगर आपको लूज मोशंस भी होने लगे हैं, सांस की भी दिक्कत हो रही है, उल्टियां भी होने लगी है, तुरंत डॉक्टर साहब की जो है शरण में चले आइए। लेकिन एक बात डॉक्टर साहब की बार बार आप याद रखिए कि खुद डॉक्टर मत बनिएगा कि आप खुद देख लें कि भाई ये पिछली बार दी गई थी दवा दे दे, ये घातक हो सकता है। और ये बीमारी निश्चित रूप से एक चेतावनी भी है, और हमें एक बार फिर याद रखना होगा कि कोरोना ने जो बिहेवियर हमको दिया था, आज उसकी एक बार फिर आवश्यकता है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।